नंबर 1 सुक्रोज। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज को इक्षु शर्करा, इक्षु का मतलब होता है गन्ना, केन शुगर, केन शुगर या सामान्य शर्करा कहा जाता है, सामान्य शर्करा कहा जाता है। इक्षु शर्करा ये इसको कहते हैं सामान्य शर्करा। सूत्र पूछे आपसे तो सूत्र तो सबका सेम ही है डाइसैकेराइड का, C12H22O11, ये सुक्रोज का अणुसूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, ये कहाँ से स्रोत क्या है इसका, कहाँ से ये प्राप्त होगा, तो गन्ना व चुकंदर, गन्ना व चुकंदर, शुगर बीट, शुगर केन एंड शुगर बीट से ये प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, सुक्रोज का जल अपघटन कराएं, ये पूछा जाता है सवाल, काफ़ी बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। सुक्रोज के जल अपघटन से, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज तथा, ये याद रखना है आपको, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। सवाल पूछा जाएगा कि सुक्रोज के जल अपघटन से कौन सी इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, तो इकाई नंबर 1 का नाम क्या है, ग्लूकोज, और इकाई नंबर 2 का नाम क्या है, फ्रक्टोज। तो पहली इकाई कौन सी होगी, ग्लूकोज होगी, और दूसरी इकाई कौन सी होगी, फ्रक्टोज होगी। आगे बात करें, सुक्रोज के बाद दूसरा जो है आपके समीकरण, भी आप चाहें तो समीकरण भी इसका लिख सकते हैं, वैसे तो ज़रूरी नहीं है समीकरण की वैसे कितनी भी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं C12H22O11, जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया कराई, अम्लीय माध्यम लेंगे, कौन सा माध्यम लेंगे, अम्लीय माध्यम लेंगे। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन कराएं और अम्लीय माध्यम लें तो क्या क्या बनेगा, देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है ही, C6H12O6 होता है ग्लूकोज, और प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ़र्क केवल कितना होता है कि फ्रक्टोज में CO समूह होता है, फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है, CO, और ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, CHO। मतलब ये एल्डोहेक्सोज है और ये क्या है, एक कीटोहेक्सोज है, आपको बता ही चुका हूँ पहले ही मैं। एक और जानकारी मैं दूँ आपको आगे, यदि सुक्रोज पर डाइस्टेज एंजाइम डाला जाए, कौन सा एंजाइम याद रखना है, डाइस्टेज एंजाइम, सुक्रोज पर कौन सा एंजाइम डाला जाए, डाइस्टेज एंजाइम डाला जाए, तो डाइस्टेज एंजाइम डालेंगे तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है, याद रखना है आपको। अगर सुक्रोज पर, ये भी आपको याद रखना है, यदि सुक्रोज पर आप इन्वर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम डाला जाए, इन्वर्टेज एंजाइम डाला जाए, तो ये बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। ये अपन ने बात करी है किसके बारे में, सुक्रोज क्या है, क्या सूत्र है, जल अपघटन कराएंगे तो ये क्या क्या बनाएगा, और कौन सा एंजाइम सुक्रोज को किस में बदलेगा, वो अपन ने देखा है। फटाफट इसको उतारें एक बार।
तारा सभी ने। आगे देखें, अगला जो डाइसेकेराइड है वो अपन देखेंगे माल्टोज। ये अपन ने सुक्रोज के बारे में एक जानकारी प्राप्त करी है, ऐसे अपन माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे। माल्टोज क्या है, क्या सूत्र होता है, जल अपघटन कराएंगे तो कौन कौन सी इकाइयाँ इससे बनने वाली हैं उसको अपन देखेंगे। देखिएगा, नंबर 2 है माल्टोज। माल्टोज को अपन डिस्कस करें तो माल्टोज को अपन बोलते हैं माल्ट शर्करा। माल्ट शर्करा कहा जाता है, माल्ट शर्करा कहा जाता है। सूत्र की बात करें, सूत्र पूछे आपसे सूत्र क्या है, तो सूत्र वही रहेगा, डाइसेकेराइड का फॉर्मूला सेम है, C12H22O11। इसका यदि जल अपघटन करवाया जाए तो माल्टोज के जल अपघटन से, माल्टोज का जल अपघटन कराया जाए, शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको मैं, माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु, याद रखना है। यदि माल्टोज का जल अपघटन करवाया जाए अम्लीय माध्यम में, H+ का मतलब अम्लीय माध्यम और OH- का मतलब होता है क्षारीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जाए माल्टोज का तो क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 अणु प्राप्त होते हैं। सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। और माल्टोज को क्या कहा जाता है? माल्ट शर्करा कहा जाता है। ये जानकारी किसके बारे में? माल्टोज के बारे में। इस पर मैं और बताऊं तो माल्टोज पर यदि कौन से एंजाइम की क्रिया करवाई जाए? माल्टेज एंजाइम की। कौन से एंजाइम की? माल्टेज एंजाइम की क्रिया कराई जाए तो ये बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। अगर माल्टोज पर कौन से एंजाइम की क्रिया करवाई जाए? माल्टेज एंजाइम को, तो किस में कन्वर्ट करेगा? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। एक सामान्य परिचय है माल्टोज के बारे में। नंबर 3, तीसरा जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं शर्करा लैक्टोज। कौन सी ले रहे हैं? लैक्टोज। लैक्टोज को याद रखना मिल्क शुगर कहते हैं, दूध शर्करा, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि यह दूध में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। दूध में पाई जाने की वजह से इसका नाम पड़ा है मिल्क शुगर। सूत्र आप लोगों को बताइए, सेम फॉर्मूला है, C12H22O11 सूत्र हो गया। अगर इसका जल अपघटन करवाया जाए, ये याद रखना है आपको, ये महत्वपूर्ण है। इसमें ये वाला भी महत्वपूर्ण था। लैक्टोज का क्या करवाया जाए? जल अपघटन। क्या करवाया जाए? जल अपघटन। तो क्या क्या बनाएगा ये? तो ग्लूकोज प्लस बनाएगा गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? गैलेक्टोज को कहते हैं। तो ये याद रखना है, अगर गैलेक्टोज का जल अपघटन कराया जाए तो ग्लूकोज प्लस क्या बनाएगा? गैलेक्टोज बनाएगा। सूत्र आपके सामने है, C12H22O11। इसे क्या कहते हैं? दूध शर्करा कहा जाता है। ये अपन ने सामान्य सा परिचय देखा है, डाइसेकेराइड क्या होते हैं और डाइसेकेराइड के उदाहरण क्या होते हैं, कौन से डाइसेकेराइड के क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे वो अपन ने देखे। इसके बाद दूसरा प्रकार इसमें आएगा डाई के बाद ट्राइसेकेराइड। सेकेराइड्स अगला प्रकार इसमें आएगा। डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के बाद ट्राइसेकेराइड। सीधी सी बात है, इसमें जल अपघटन के दौरान 3 मोनोसेकेराइड, 3 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं। 3 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं। इसमें उदाहरण पूछा जाएगा। उदाहरण है रेफिनोज। इसका उदाहरण क्या है? रेफिनोज। याद रखना है। ट्राइसेकेराइड का उदाहरण क्या होता है? रेफिनोज होता है। ट्राई का मतलब कितने? 3।
3 इकाइयाँ यदि बन रही है जल अपघटन से तो उसे अपन क्या कहेंगे, ट्राइसेकेराइड। ट्राई के बाद बात करेंगे टेट्रा की। ट्राई के बाद बात करेंगे टेट्रा की। टेट्रा में देखिए, टेट्रा का मतलब आप समझ ही गए होंगे, टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड्स। टेट्रा की अपन बात करें तो टेट्रा में आप लिखेंगे इसमें जल अपघटन के दौरान, जल अपघटन के दौरान 4 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं, इकाइयाँ बनती हैं, इकाइयाँ बनती हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो टेट्रासेकेराइड में कौन आ जाएगा, स्टेकियोज, स्टेकियोज। उदाहरण कौन आ जाएगा, स्टेकियोज। और नंबर 4 पेंटासेकेराइड, पेंटासेकेराइड्स। अगला प्रकार इसका पेंटासेकेराइड्स। इसमें आप लिखोगे, इसमें जल अपघटन के दौरान, जल अपघटन के दौरान कितनी इकाइयाँ बन जाएगी, पेंट का मतलब 5 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ, 5 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं, इकाइयाँ बनती हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण याद रखने, उदाहरण महत्वपूर्ण है। वर्बेस्कोस, वर्बेस्कोस इसका उदाहरण है। तो इनमें आपको केवल और केवल उदाहरण ध्यान रखने, क्योंकि इसमें सवाल केवल किसका पूछा जा सकता है, उदाहरण का पूछा जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार अपन ने डिस्कस कर लिए, नंबर 1 मोनोसेकेराइड और नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड। एक प्रकार और बचता है, तीसरा प्रकार, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तीसरा प्रकार है पॉलीसेकेराइड, टाइप नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। अगला प्रकार हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स। अगला प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीसेकेराइड्स, आप समझ गए होंगे, पॉली प्लस सेकेराइड, पॉली प्लस सेकेराइड्स। तो ये तो शाब्दिक अर्थ में पता चल रहा है। पॉली का मतलब होता है अनेक, पॉली का मतलब होता है अनेक, और सेकेराइड्स का मतलब होता है शर्करा। तो बहुत सारे शर्करा अणु जोड़ दिए जाएँ तो क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड बनेगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। आपसे पूछेंगे सामान्य सूत्र याद रखना है, तो आप बताएंगे C6H10O5 हॉल N। N का मतलब वही कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पर N अज्ञात है। जहाँ N अज्ञात है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है, अज्ञात है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं उन्हें पॉलीसेकेराइड कहते हैं। सामान्य सूत्र आपसे पूछे पॉलीसेकेराइड का क्या बताओगे, C6H10O5 हॉल N होता है। N यहाँ पर क्या है, अज्ञात है। आगे अपन बात करें पॉलीसेकेराइड से जुड़ी हुई बातों की। देखिए पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो अशर्करा होते हैं। क्या होते हैं, अशर्करा होते हैं। अशर्करा क्यों होते हैं, मैं बता ही चुका हूँ। अशर्करा का मतलब क्या है, जो स्वादहीन हो, जल में अल्प विलेय या अविलेय हो और अक्रिस्टलीय ठोस हो, वो किस में आते हैं, अशर्करा में आते हैं। तो ये अशर्करा होते हैं, ये क्या होते हैं, अशर्करा होते हैं, बता ही चुका हूँ मैं।
ये मोनोसेकेराइड के उच्च बहुलक होते हैं। ये मोनोसेकेराइड्स के बड़े बहुलक होते हैं, उच्च बहुलक होते हैं। बहुलक का मतलब बहुत सारी इकाइयों से बने हुए बहुलक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 सरल पॉलीसेकेराइड। सरल पॉलीसेकेराइड्स। सरल पॉलीसेकेराइड की बात करें तो सीधी सी परिभाषा है कि एक ही प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने पॉलीसेकेराइड्स क्या कहलाते हैं? सरल पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। इसमें कौन कौन आता है? एग्जाम्पल ले लें आप, सेलुलोज। उदाहरण ले लें, सेलुलोज नंबर 1। नंबर 2 स्टार्च। नंबर 2 क्या हो जाएगा? स्टार्च। नंबर 3 ग्लाइकोजन। नंबर 3 ग्लाइकोजन और नंबर 4 इनुलिन। ये 4 जो हैं वो सरल में आते हैं, एक ही प्रकार की इकाइयों से बनते हैं। नंबर 3 आ जाएगा आपके पास ग्लाइकोजन। नंबर 3 आ जाएगा ग्लाइकोजन और नंबर 4 आ जाएगा इनुलिन। तो ये 4 तो आते हैं किसमें? सरल में। तो सरल में कौन कौन से आते हैं पूछ ले, निम्न में से कौन सा सरल पॉलीसेकेराइड है? तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनुलिन। थोड़ा थोड़ा सामान्य परिचय इनके बारे में ले लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सेलुलोज की। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज क्या है? तो आप सबसे पहले ही बता देंगे कि साहब प्रकृति में, महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। पाया जाने वाला क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। पूछ लिया जाएगा। यह पादपों की कोशिका भित्ति, याद रखना है, यह है पादपों की सेल वॉल। अंग्रेजी में कहेंगे इसे सेल वॉल। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। मुख्य घटक होता है। दूसरा बिंदु क्या होगा? यह पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। नंबर 3 यह बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। बीटा ग्लूकोज का बहुलक है, याद रखना है। ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। बीटा ग्लूकोज का बहुलक क्या कहलाता है? सेलुलोज। स्रोत क्या है इसे? कहाँ से ये प्राप्त होता है? तो सेलुलोज प्राप्त होता है लकड़ी से। लकड़ी, सन, पटसन, कपास को आप कह सकते हो रुई आदि से ये प्राप्त किया जाता है। आदि से ये प्राप्त किया जाता है। कौन? सेलुलोज। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो सेलुलोज होता है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो देखिए, पटसन, सन और कपास, इन तीनों में लगभग 97 से 99% सेलुलोज पाया जाता है। तो ये भी नोट कर लें, आप पूछ लें तो 97 से 99% सेलुलोज किस में पाया जाता है? तो आंसर होगा सन, पटसन व कपास में। सन, पटसन व कपास में कितना परसेंट? 97 से 99%। और 30 से लेकर के 43% सेलुलोज, 30 से लेकर के 43% सेलुलोज पाया जाता है अनाज के भूसों में। अनाजों के भूसे में पाया जाता है 30 से 43%।
आपसे पूछे शुद्ध सेलुलोज किस में पाया जाता है? शुद्ध सेलुलोज कपास या रुई, याद रखना है, कपास या रुई में पाया जाता है, रुई में पाया जाता है, कपास या रुई में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य सा परिचय किसके बारे में था? सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। यह पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। यह बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। स्रोत क्या क्या है, कहाँ से ये प्राप्त हो रहा है? लकड़ी, सन, पटसन, कपास आदि से। 97-99% सेलुलोज किससे प्राप्त होता है? तो सन, पटसन और कपास में पाया जाता है। 30 से 43% सेलुलोज किसमें पाया जाता है? अनाजों के जो भूसा होता है, चारा होता है, उसमें पाया जाता है। और शुद्ध सेलुलोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास से प्राप्त किया जाता है। दूसरे अपन बात करेंगे स्टार्च की। स्टार्च को कहते हैं मंड। मंड या स्टार्च एक ही बात है। ठीक है, तो ये मुख्यतः किस में पाया जाता है? ये मुख्यतः वनस्पतियों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, वनस्पतियों में पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है, यह पेड़ पौधों का संग्रहित भोजन होता है। पेड़ पौधों का स्टोरेज फूड, संग्रहित भोजन होता है, संग्रहित भोजन होता है। इसके जो स्रोत हैं वो देख लें आप। स्रोत में सभी अनाज, जितने भी अनाज है उन सभी में स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा चावल में पूछिए कितना परसेंट स्टार्च होता है? तो चावल में स्टार्च होता है 75 से 80%, सर्वाधिक इसी में होता है। ऐसे ही गेहूं में पूछे तो 60 से 70%। ऐसे ही आपसे पूछे मक्का में कितना परसेंट होता है? तो 65 से 70%। और ऐसे ही आपसे पूछे आलू में, तो आलू में बताएंगे 15 से 20% स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा ये शकरकंद में भी पाया जाता है। अखरोट सुना होगा आपने, अखरोट में भी पाया जाता है। और साबूदाना जो साइकस के पौधे से प्राप्त किया जाता है, साबूदाना, उसमें भी स्टार्च पाया जाता है। आगे बात करूं मैं तो देखिए स्टार्च के बारे में। स्टार्च को एमाइलम कहा जाता है, पूछ लिया जाएगा किस पॉलीसेकेराइड को एमाइलम के नाम से जाना जाता है? तो अगला पॉइंट हो जाएगा, इसे एमाइलम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एमाइलम, याद रखना है, एमाइलम भी कहते हैं। ये किसका बहुलक है? याद रखना है, ये अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। आगे मैं बात करूं, ये जरूर याद रखना, पेड़ पौधों का संग्रहित भोजन किसे कहते हैं? ये दो घटकों से मिलकर, इसमें दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक कौन कौन से हैं? नंबर 1 एमिलोस, पहला घटक का नाम